हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों जी, यहाँ पे जीके का जो सेट नंबर आज 11 मैं कराने वाला हूँ, जहाँ पे पूरे के पूरे 100 प्लस वाली सीरीज है। ठीक है, अभी तक ऑलरेडी जो 10 सेट है डाला जा चुका है हमारे चैनल पे। आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उसमें रहेगा। लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर यहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, अब तक लगभग 50 से ज़्यादा मैंने सेट करा दिए हैं और सभी में 100 प्लस वाली सीरीज है। आप उन्हें ज़रूर देख के जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे बिल्कुल वहाँ से सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे। साइंस का भी मैं यहाँ पे जो सीरीज है 100 प्लस वाली वो भी करा रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा इंटरवल होता है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स को भी लाना होता है, जीके को भी लाना होता है। तो डेली नहीं हो सकता। ठीक है, डेली के बेसिस पे नहीं हो सकता है, इंटरवल हो पर आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के जो महत्वपूर्ण जो जीके के सवाल हैं, जो 100 प्लस वाली सीरीज है, आप देखे होंगे इस तरह के सवाल पहले भी बहुत सारे पेपर में आपके आ चुके होंगे और अब इस बार जो भी पेपर आप देंगे ना बिल्कुल वहाँ पे आएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? डायरेक्ट सवाल इसका के आता है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, मातृसत्तात्मक थी। और दूसरी बात की अगर मैं कहूँ यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को क्या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है? तो सवाल तो यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता की अगर मैं बात करूँ, इसकी खोज कब किया गया? 1921 में किया गया। सवाल आएगा कि किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक, यहाँ पे बातें ध्यान रखिएगा। फिर सवाल आता है कि अगर मैं बात करूँ कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक और सवाल इसी तरह के एक और सवाल देखने को मिलेगा कि कैसी थी? कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युगीन मीन्स कि कांसा। अगर मैं कांसा की बात करूँ तो यहाँ पे साइंस से एक और सवाल बन सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ अगर साइंस के लिहाज से देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लोथल। ठीक है, लोथल की मैं बात करूँ, रंगपुर की बात करूँ, धौलापुरी की मैं बात, धौलावीरा की बात करूँ, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? ये तीनों की तीनों स्थित है गुजरात में। ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे धौलावीरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए 2000 अगर मैं बात करूँ हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 2021 में अगर मैं बात करूँ, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 40वीं धरोहर के रूप में से शामिल किया गया। ठीक है, धौलावीरा को। ठीक, अगर मैं बात करूँ लोथल, लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, ये भी गुजरात में है। ठीक, अगर मैं बात करूँ रंगपुर, अगर रंगपुर की मैं बात करूँ ये भी गुजरात में। लेकिन सवाल आता है आगे, एक और सवाल यहाँ से बनेगा कि कालीबंगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? कालीबंगा है एक्चुअली में कहाँ पे? ठीक, तो कालीबंगा आपके राजस्थान में है। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये आपके है कहाँ? कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया, लेकिन इसको क्या कीजिएगा? राजस्थान कीजिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे? राजस्थान में। और जूते हुए खेत के प्रमाण यहीं मिले। तो सवाल ऐसे बनता है कि बताइए जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले? 4 ऑप्शन रहेगा, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, कालीबंगा। आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये कौन सा ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए इससे और भी सवाल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र किसकी लिखी पुस्तक है? अश्वघोष की। देखिए बुद्ध चरित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। ठीक है, बुद्ध चरित्र की मैं बात करूँ, ठीक है, बुद्ध चरित्र की मैं बात करूँ, किसकी लिखी पुस्तक है? अश्वघोष। अश्वघोष से याद रखिएगा कि एक यहाँ से और सवाल बनेगा कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, रवे पाकू है ना, राजगिरी, रवे पाकू मीन्स कि र से राजगिरी, वैसे वैशाली, अपा से पावापुरी और कुल से कुंडलवन। तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, उसके ये उपाध्यक्ष थे। एक तो ये हो गया कि इसके उपाध्यक्ष से। दूसरा सवाल, ये कहाँ हुआ था संगीति, बौद्ध संगीति? तो ये बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन, पड़ता कहाँ है? कश्मीर में। और किसके शासनकाल में? कौन सा शासक था उस समय? कनिष्क के समय में। ठीक है, तो ये तो उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति के अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अगर सवाल आता है कि ठीक है कनिष्क के शासनकाल में ही बात हो रही है, तो कनिष्क
किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, यहाँ से सवाल और भी बनेगा। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है किससे संबंधित है? मुद्रा राक्षस पुस्तक का संबंध है विशाखा दत्त से। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? शूद्रक। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं। कुषाण वंश, देखिए अगर यहाँ से दो चार बातें और भी करते हैं, जैसे कुषाण वंश की जिक्र हो रहा था, इसके संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस, और इसका सबसे प्रतापी राजा ये कनिष्की हुआ था। ठीक, और इसकी पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर कहा गया, और दूसरी राजधानी इसकी थी मथुरा। ठीक है, चलिए भगवती सूत्र जो है इसका संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म, अगर मैं बात करूँ जैन धर्म, इनसे भी रिलेटेड और भी सवाल देखेंगे, लेकिन जैन धर्म से कौन सा सूत्र? भगवती सूत्र। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ये पहले तीर्थकर हुए, ये पहले तीर्थंकर हुए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सवाल एक और भी आता है कि ठीक है 1 से लेकर 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले हो गए आपके ऋषभदेव। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, राजगीर, बिहार में। ठीक है, महावीर ने अपना जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? ठीक है, प्राकृत भाषा या अर्धमागधी जिसको कहते हैं, अर्धमागधी कहते हैं ना। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। ठीक, गौतम बुद्ध, यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? इनका था कंठक। तो सवाल ऐसे भी आता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। ठीक है, तो जो घटना की मैं बात करूँ, गृह त्याग की बात की गई। ठीक है, गृह त्याग का संबंध इनका था घोड़े से, और उस घोड़े का नाम क्या था? उस घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, गौतम बुद्ध, सॉरी कंठक। ठीक है, गौतम बुद्ध की अगर बात करें, भगवान बुद्ध की बात करें, घोड़े की मैं बात करूँ, घोड़े जो घोड़ा था इनका प्रतीक था गृह त्याग का था कंठक। ठीक है, चलिए भगवान बुद्ध का जन्म कब मीन्स कि कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? लुमली गांव। ये पड़ता कहाँ है? लुमली गांव, कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु कहाँ पे? नेपाल में, है ना, नेपाल में। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है, और कौन सी भाषा? अच्छा, सारनाथ पड़ता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक, चलिए यहाँ से 16 महाजनपद की बात की गई थी, है ना, कि जो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता था? तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। लेकिन सवाल यहाँ पे आएगा कि 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था? जो साउथ में था, अस्मक। ठीक है, किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। ठीक है, चलिए संयुक्त विकास, यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त विकास नहीं, यहाँ पे एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है। ठीक है, इसको काटिए, यहाँ पे लिख लीजिए ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, यहाँ से एक बात याद रखिएगा, सवाल डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और ये फिलीपींस की मैं बात करूँ, ये फिलीपींस की ही बात मैं करूँ तो यहाँ पे एक क्या है? एक और है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है, जिसे कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, यही फिलीपींस में दिया जाता है। ठीक, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व बैंक और IMF मीन्स कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो देखिए जेनेवा बहुत जो संस्था है ना, काफ़ी सारी संस्थाओं का अगर मैं बात करूँ, इसका जो है मुख्यालय यहाँ पे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर आगे बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन यहाँ की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये 2-3 जो आपको नाम बताइए, तीनों का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, चलिए। यूरोपियन संघ और नाटो, या जिसको कहते हैं फुल फॉर्म इसका है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का जो मुख्यालय की मैं बात करूँ, ठीक है, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। टैपिस से गलती हो गया, इसने लिख दिया है यहाँ पे क्या? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, नहीं, ये नहीं होगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम ही होगा। ठीक है, इसका भी ब्रुसेल्स और यूरोपियन यूनियन का भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स में। ठीक है, इसको काट लीजिएगा। ये तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, यूनेस्को का जो है मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। हालांकि मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर, शायद में PDF में इसको ठीक करवा दूंगा। ठीक है, नहीं तो गलती से आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, है ना। एक और कौन सा क्वेश्चन था आपका? ऊपर में भी और कोई क्वेश्चन था ना? अच्छा, संयुक्त विकास बैंक, है ना। इसको तो एशिया विकास बैंक करना। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ओपेक, आइए ओपेक का अगर मैं बात करूँ तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है ना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। इसका ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है ना वियना, वहीं पे इसकी मुख्यालय है। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल। ठीक है, वाडा का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल। ठीक है, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आसियान, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चाइना, बीजिंग में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। ठीक, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? जूरिख, स्विट्जरलैंड में। UNFCCC, UNF यहाँ पे सुधारिएगा, CCC होगा। ठीक है, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है? वॉन यानी जर्मनी में। इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? द हेग। ठीक है, द हेग होगा कहाँ पे? नीदरलैंड में। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ पे क्या है? सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, सार्क यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, चलिए। UNFCCC यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लास्ट का जो 2 C है ना, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए। गुलाम वंश का देखिए, अब थोड़ा सा दिल्ली की सल्तनत जो शुरू होता है 1206 की बात करते हैं। ठीक है, गुलाम वंश जो कि अगर मैं बात करूँ कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है। ठीक, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और पता है आपको, ये मोहम्मद गौरी का एक समय ये क्या था? गुलाम था। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो वो कहलाया कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाया। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख वक्स भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी मृत्यु कैसे होती? तो जो चौगान होते जिसे कहते पोलो का खेल, वो खेलते समय घोड़े से गिर जाने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है, ये निर्माण कुतुब मीनार का किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया, इसका भी आगे जिक्र वीडियो में है। ठीक है, तो देखिएगा। हालांकि अगर मैं यहीं पे जिक्र कर देता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है कुतुब मीनार का निर्माण तो कराया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। ठीक, चलिए। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन के निर्माण को पूरा, हाँ, उसने करवाया था, अधूरा था, लेकिन इसने पूरा उसे करवाया। एकता प्रणाली, देखिए डायरेक्ट यहाँ से सवाल आते हैं। एकता प्रणाली किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इल्तुतमिश नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा ना कुतुबुद्दीन ऐबक कीजिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक,
ठीक है, ऐबक। 28 दिन का झोपड़ा का मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे चीज़ें स्टेटमेंट जो लिखना था टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, थोड़ा सा टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया, तो ये दोनों जो बातें हैं ये किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक। 28 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, यहाँ पे लगता है टाइपिस्ट से वो चीज़ सेम दोबारा लिखा गया है ना। चलिए अगर मैं बात करूँ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसके द्वारा इसको दफनाया गया लाहौर में। लेकिन अगर मैं बात करूँ इल्तुतमिश, ठीक है, इसका निर्माण पूरा करवाया और एकता प्रणाली इसने शुरू किया था, ठीक है, एकता प्रणाली और तांबा का जीतल का अगर मैं बात करूँ तो कौन, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, हालांकि मैं PDF में इसको ठीक करवा देता हूँ, इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है, 18 दिन का झोपड़ा और लाहौर, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में इसको ट्रांसफर करना है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिहर एवं बुक्का, और इसकी राजधानी थी हम्पी कर्नाटक, ठीक है, हम्पी कर्नाटक। और विजयनगर साम्राज्य की मैं बात करूँ, विजयनगर साम्राज्य अगर नाम विजयनगर की बात करूँ तो कर्नाटक का भी हाल ही फिलहाल में एक नवीनतम राज्य भी इसी के नाम पे रखा गया है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी जो शासक था कौन था, कृष्णदेवराय, ठीक है, कौन था, कृष्णदेवराय। और कौन सा वंश था ये था तुलुप वंश, ठीक है, तुलुप वंश था, ठीक है ना। ये किस वंश का था, तुलुप वंश का था, ठीक। इसकी प्रसिद्ध एक ग्रंथ थी कौन सी, अमुक्त माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा इसकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ थी। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज मीन्स की 8 कवि थे, 8 कवियों को अष्ट दिग्गज कहा गया। इस किसके दरबार में, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। लेकिन यहाँ पे एक अष्ट प्रधान भी आता है ना सवाल में, अष्ट प्रधान, तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय और अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में, है ना, अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में, ठीक है, शिवाजी के दरबार में, ठीक है। तो अष्ट, जहाँ पे अष्ट दिग्गज आएगा तो कृष्णदेव राय, अष्ट प्रधान आएगा तो शिवाजी के दरबार में, ये थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसी के दरबार में एक और था तेनालीराम, ठीक है, तेनालीराम इसी में शामिल था, ठीक। चलिए अब आइए बंगाल के विभाजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बंगाल का विभाजन होता कब है, 1905 में ये होता है, और इसी के खिलाफ एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 से प्रभावी हो जाता है। और किसके समय में, किसके शासनकाल में ये हुआ था, कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन, और इसने किया था बंगाल को विभाजन, ठीक है, इसी के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सहायक संधि। देखिए सहायक संधि किसने शुरू किया था, पहली बार शुरू किया था फ्रांस का गवर्नर डुप्ले ने, ठीक है। लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था, वेलेस्ली ने किया था, वेलेस्ली ने सर्वाधिक इसका प्रयोग किया। असहयोग आंदोलन होता है कब, 1920 में। इसी के जस्ट एक साल पहले 1919 में मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। इस समय, ठीक है, इस समय की मैं बात करूँ, इस समय वायसराय भारत का था कौन, इस समय भारत का जो वायसराय था, ठीक है, वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था, ठीक। चलिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। अब आइए रॉलेट एक्ट, ठीक है, ये 1919 में 2-3 घटनाएं बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो रॉलेट एक्ट, इसका संबंध है 1919 से है, ना कोई अपील ना कोई दलील वाला कानून था, जिसमें इसे काला कानून भी कहा गया। मीन्स कि क्या, इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे गिरफ्तार करके क्या काल कोठरी में डाल देना, ठीक। और याद रखिएगा इसी के खिलाफ एक और आंदोलन होता है, जलिया आंदोलन होता है, और उस आंदोलन की वजह से इसमें एक घटनाएं होती है 13 अप्रैल 1919 को, जिसका कहाँ पे होती है घटना, जलियांवाला बाग जगह पर होती है, और इसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। मीन्स कि जनरल ओ डायर ने जलियांवाला स्थान पर एक समूह द्वारा क्या किया जा रहा था, अपने जो है कि इसके खिलाफ क्या किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था। और आंदोलन में काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, और इस एकत्रित जो हुए थे पूरे समूह पर, पूरे एकत्रित जो हुए थे समूह पर जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग स्थान पर क्या किया गया था, उसके द्वारा निहत्थों पर क्या गोलियां चलवा दी गई, जिसमें हजारों बेगुनाह मारे गए, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे, है ना।
तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, याद रखिएगा। चलिए एक सवाल पे आते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इसे माना जाता है। इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मुख्यालय कहाँ है, दलाल स्ट्रीट, ठीक है, दलाल स्ट्रीट कहाँ? मुंबई में, ठीक है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ठीक है, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसकी तो बात होगी। BSE की बात होगी। BSE की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, BSE की बात करूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो इसके इंडेक्स का नाम सेंसेक्स हो गया। स्थापना 1875 हो गया, ठीक। मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? 1952 में। इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी, ठीक है, इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी, ठीक। चलिए मैं बात करूँ अगर इन दोनों पर कंट्रोल कौन करता है, तो सेबी करता है। एक दोनों शेयर मार्केट है, BSE और NSE दोनों के दोनों क्या है? शेयर मार्केट है, और इसका कंट्रोल कौन करता है? सेबी के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ सेबी की स्थापना कब होती? 12 अप्रैल 1988 को। कौन सा अधिनियम? तो 1992 का अधिनियम। मुख्यालय कहाँ? मुंबई। और वर्तमान अध्यक्ष और पहली महिला भी, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा और एग्जाम में छपेगा। फर्स्ट महिला, ठीक है, फर्स्ट महिला है माधवीपुर बुच, ठीक है, माधवीपुर बुच, ठीक है। चलिए तो ये जो सवाल जरूर याद रखिएगा, माधवी याद रखिएगा, चल जाएगा, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष सेबी के बने हैं, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो है यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नाम याद जरूर रखिएगा, छपेगा सवाल। सेबी की अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना किस सिफारिश पे होती है, किस समिति की सिफारिश पे होती है? फेरवानी समिति के सिफारिश पे, ठीक है, फेरवानी, इसको फेखाने नहीं कीजिएगा, फेरवानी समिति, ठीक है, फेरवानी समिति के सिफारिश पे होती है। शिवरमन समिति की अगर मैं बात करूँ, नबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? आपकी शिवरमन समिति की सिफारिश पे होती है, ठीक है। नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड होती है जाके इसका 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। और हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ मुंबई, ठीक है, मुंबई। चलिए हो गया। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का संबंध है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। चलिए एक सवाल पे आते हैं कि कस्तूरी रंगन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति की सिफारिश पे बनाई गई है? तो कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य को संविधान के अंदर भाग 4 और अनुच्छेद 1 में जोड़ा गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को किस में जोड़ा गया? तो संविधान के अंदर कौन से भाग? भाग 4A 4A और अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया, ठीक है। किस समिति को सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को ना संविधान में जोड़ा गया। आइए, बैंकिंग सुधार का संबंध किस समिति से है? नरसिम्हन समिति से है। सतर्कता आयोग का संबंध किस समिति से है? संथानम समिति से। और यहाँ से इस सवाल आया भी है हाल ही फिलहाल एग्जाम में, ठीक है, हाल ही फिलहाल के एग्जाम में, इनवेस के एग्जाम में आया था कि इसका जो है इस्टेब्लिश कब होता है, ठीक है, 1964 में, ठीक। चलिए गरीबी का संबंध अगर मैं बात करूँ, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। भगवती समिति बेरोजगारी से है। रंगराजन समिति का है गरीबी से संबंधित, में इसकी गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना और गरीबी को कम करना, ठीक है। चलिए माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे? पश्चिमी घाट किससे संबंधित है? विजय केलकर समिति GST से संबंधित है। चलिए समिति कर सुधार से संबंधित है। सहकारिय समिति केंद्र राज्य से संबंधित है। चलिए और GST का स्थापना अगर GST पहली बार लागू हुआ कब? 1 जुलाई 2017। चलिए आइए अनुच्छेद 21 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 का शिक्षा के अधिकार से है। ये क्या हुआ है? इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार इसमें घोषित किया गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है अनुच्छेद 21A, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि शिक्षा जो है, शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची
का दर्जा दिया गया। राइट टू एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? 2009 का है, और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, चलिए यहाँ से एक और सवाल आता है कि अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित है? राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। एक तो हो गया राइट टू, यहाँ पे एजुकेशन हो गया 21A, और 21 हो गया राइट टू प्राइवेसी। चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, और इसी नदी पर, ठीक है, कौन सा बांध है? तो अलमाटी जो बांध है ना, इसी नदी पर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या, क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं कि उकाई, ठीक है, उकाई जो परियोजना है ना, उकाई परियोजना एवं काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। तो सवाल यहाँ से एक और आता है ना, सवाल यहाँ से ये बनता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की नदियाँ कौन है? नर्मदा और ताप्ती। इसी ताप्ती की बात हो रही है। ये क्या होता है? अरब सागर में आके गिरती है नर्मदा और ताप्ती, और पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियाँ हैं, ठीक है, जो अरब सागर में आके गिरती हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। झेलम नदी किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, चलिए, दुल्हस्ती की मैं बात करूँ, दुल्हस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, रैटल परियोजना, सलाल परियोजना एवं पगडुल जो है परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है, और ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सारे के सारे परियोजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है? वेतवा नदी पर है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब ये जनगणना से रिलेटेड 4-5 सवाल जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। जनगणना की शुरुआत किसके समय होती है? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना का शुरुआत होता है लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन 10 अंकीय प्रणाली के आधार पर पहली बार जनगणना किसके समय होता है? तो लॉर्ड रिपन 1881 में। ठीक है, 1881 में। 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 17.5% था। जनगणना 2011 की अगर मैं बात करूँ, उसके अकॉर्डिंग जनगणना घनत्व कितना था? 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत में लिंग अनुपात कितना था? 943। और 2001 में कितना था? ये 2001 में था 933। ठीक है, 933। और 2011 में कितना हो जाता है? ये 943। कितना बढ़ गया? तो 10। ठीक है, तो ऐसे भी आया है कि जो यहाँ पे जनसंख्या की मैं बात करूँ, लिंगानुपात की बात करूँ, भारत का जो लिंग अनुपात की कितनी संख्या बढ़ गई थी? यहाँ पे 10 बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन बाल लिंग अनुपात में वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि कमी हो गई थी। ठीक, 2001 से 2011 में बाल लिंग अनुपात, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की मैं बात करूँ, वहाँ पे उसकी कमी हो गई थी। ठीक है, चलिए, वो राज्य कहाँ है? वो राज्य कौन सा है जहाँ सर्वाधिक लिंग अनुपात है? केरल, जहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा, मीन्स कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, लेकिन यहाँ पे 1000 से ज़्यादा यहाँ पे महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर महिलाएं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, केरल वो राज्य है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होती है? 17.64। ठीक है, 64%। वही मानव अंगों की खरीद बिक्री और बेगार प्रथा, मानव अंगों की खरीद बिक्री कहिए या फिर बेगार प्रथा का निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23। ठीक है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है बालात श्रम, बेगार प्रथा, अंगों की बिक्री, अंगों की तस्कर। ठीक है, चलिए, छुआछूत की अगर मैं बात करूँ, इसका छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 17। दोहरे दंड से बचाव कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 20। मतलब क्या? एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा। ये कौन सा अनुच्छेद तय करता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। ठीक है, और इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बाकी चीज़ें और भी अगले वीडियो में आपको विस्तार से मैं बताता रहूँगा अनुच्छेद से रिलेटेड। चलिए, राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए वर्तमान में कितने आधार है? तो 3 आधार है। युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया। और कौन सा अनुच्छेद? तो राष्ट्रीय आपात का संबंध है अनुच्छेद 352 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानिएगा कि जो 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा दिया गया था, उसी की जगह पे जो सशस्त्र विद्रोह है ना, ये किसके स्थान पे आया था? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा
कौन सा? आंतरिक जो अशांति था ना, आंतरिक अशांति की जगह पे क्या आया था? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ठीक है, चलिए। और अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुकी है, तो राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुकी है। ठीक है, 3 बार लग चुकी है। ठीक, चलिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। इससे सवाल क्या बनेगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एक और सवाल बनेगा, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 323A। ठीक है, 323A में। ठीक है, 323A में। और कौन सा अमेंडमेंट? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत। ठीक है, चलिए। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। और इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर मैं बात करूँ तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। किसके जन्मदिन के अवसर पे? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पे। ठीक है। पीएम किसान योजना कब शुरू किया गया? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, इसमें 2000 रुपये की 3 किस्त यानी कि 6000 वार्षिक दी जाएगी। जनधन योजना कब शुरू होता है? 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता कब है? स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। गूगल के सीईओ वर्तमान में कौन है? सुंदर पिचई। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। इन दोनों को, ऐसा मैंने क्यों किया, इन दोनों को 2022 में, ठीक है, 2022 में क्या मिला है? पद्म। ठीक है, पद्म भूषण से इसने सम्मानित किया गया, पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, 2022 में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है स्थित कहाँ पे? हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कौन से संत का? तो संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मकर विलक्कु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में। और ये है कहाँ पे? तो केरल में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैरनद्वीप ज्वालामुखी। ये है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे 100+ वाली मैं सीरीज को कंप्लीट कराया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको जितने भी डेली के जो करंट अफेयर्स होंगे, जीके होंगे, साइंस से रिलेटेड जो सवाल होंगे, आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मिलेगा। चलिए, तो इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।